हेलो गाइस, वेलकम टू यूएसए एपिसोड थर्ड। और आज है हमारे साथ अंकित। और इन्होंने हाल फिलहाल जो आईबीपीएस एएफओ का रिजल्ट आया है उनमें इनको पीएनबी अलॉट हुआ है। और हमारे साथ ये इसलिए हैं ताकि आप भी नेक्स्ट ईयर आने वाले एएफओ को क्रैक कर सको। और ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे अपना एग्जाम क्रैक किया, इन्होंने प्री के कहाँ से तैयारी करी, कैसे तैयारी करी और मेंस निकाला, फिर इंटरव्यू तक गए और आखिरकार सिलेक्शन इन्होंने पा लिया। और इनको पीएनबी बैंक पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और इनसे अब जानते हैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर आगे की चर्चा हम करते हैं। तो आप अभी हमारे ऑडियंस को आपका इंट्रो बताएं और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो महाराजा सूरजमल एग्रीकल्चर कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और इस टाइम पे जो मेरी जो एमएससी एंटोमोलॉजी फर्स्ट ईयर चल रहा है फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी हाल फिलहाल जो 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था उसमें मेरा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है इन पंजाब नेशनल बैंक। थैंक तो यू। थैंक यू अंकित इंट्रोड्यूस करने के लिए। और हम अब इनसे जानते हैं वन बाय वन। पहले प्री का जानेंगे, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। ठीक है, तो पहले आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने प्री की कैसे तैयारी करी और आपने उसकी तैयारी कब से स्टार्ट कर देगी। क्या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट? सारी जानकारी आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि उनको एक गाइडेंस मिल सके। सर, जो मेरा ये अटेम्प्ट रहा, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। और जो मेरा ये जो स्टार्टिंग रही है इस फेज में, ये बहुत ही उतार चढ़ाव रही है इस जो मेरी जर्नी में। जो मैंने स्टार्ट कर दिया था एएफओ का, मेरे जो मन आया था वो मैंने थर्ड ईयर में ही आ गया था कि मेरे को थर्ड ईयर से ही कि हाँ, मेरे को एएफओ की तैयारी करनी है, मेरे को स्टार्ट करना है। तो मैंने देखा प्री का मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी थर्ड ईयर तक। तो मैंने तैयारी उस टाइम पे नहीं की। मैंने उस टाइम पे थोड़ा एग्रीकल्चर को थोड़ा धीरे धीरे देखने लगा उस टाइम पे। मैंने फोर्थ ईयर के आते आते, फोर्थ ईयर के जो फर्स्ट सेम था उसमें जो इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ इनको उठाना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने इंग्लिश के लिए एक सबसे पहले एक बुक आती है नॉर्मन ई लुइस की, उसको परचेज किया। उसके अलावा जैसे कि हिंदू एडिटोरियल्स, ये यूट्यूब वगैरह पे आप वो देख सकते हो। उसमें क्या रहता है कि 1 घंटे तक की वो क्लास रहती है और पहले वो 2 पैसेज दे देते हैं। उसको एक तरह से आप वो रीड करोगे, उसको कंप्रहेंड करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो बैंकिंग एग्जाम में जो लैंग्वेज आती है वो हिंदू एडिटोरियल की लैंग्वेज आती है। उसके बाद जो मोस्टली जो टीचर्स रहते हैं उससे जो हिंदू एडिटोरियल जो था पैसेज था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं और आपको उसका आंसर देना रहता है। तो जो इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीडिंग कंप्रहेंशन की तैयारी उसी से होती है, मैं तो मानता हूँ उसी से होती है, और बहुत ही सही बात। तैयारी वहीं से होती है। इसके अलावा सर जो देखे हैं मैंने, जो मैथ इंग्लिश रीजनिंग के लिए जो क्लासेस वगैरह अटेम्प्ट की थी, वो मैंने जो अड्डा 24/7 चैनल है उनका यूट्यूब चैनल, उस पर जो वीडियो पड़ी हुई है, जो उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जीरो टू हीरो, 60 उसकी वीडियोस की कुछ प्लेलिस्ट है वो। हम्म। तो मैंने जो प्री की जो क्लासेस ली थी मैंने वहीं से ली थी। अब जो पहला साल था मेरा, फोर्थ ईयर में स्टार्ट तो कर दिया था मेरा, लेकिन उस टाइम पे जो मेरा टारगेट एक तरह से देखा तो मेन टारगेट मेरा एएफओ तो था, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को कुछ और भी करना था। तो मेरे इस टाइम पे मेरा मेन टारगेट जो था वो एमएससी था। तो जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आया तो जो मेरा टारगेट था एएफओ का प्री का था वो मेरी तैयारी छूट गई। मैंने 2-3 महीने तैयारी की उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे मेरा बिल्कुल छूट गया दिसंबर के बाद। उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्रीकल्चर की जो किसी भी कोचिंग वगैरह से आप क्लास ले सकते हो, आपके यहाँ से क्लास ले सकते हो, आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा क्लासेस वगैरह अटेम्प्ट करके, क्लासेस वगैरह लेके जो मेरे सेल्फ नोट्स बन गए थे। फिर उसके अलावा जैसे कि मैंने जो तैयारी की थी प्री पीजी की थी। अच्छा। जो हमारा प्री पीजी का एग्जाम देखते हैं जो एमएससी इंटरेस्ट में, काफ़ी हार्ड लेवल का एग्जाम आता है, यस काफ़ी यस। डिटेल में एग्जाम आता है। तो मैंने देखा उसके पहले मैंने जो 10 साल की उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको एनालाइज किया। मैंने देखा जो मेरे नोट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसके अलावा मेरे को काफ़ी सारी चीज़ और ऐड करनी पड़ी। वो मैंने कहीं ना कहीं से चैनल वगैरह से, कई सारी जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं, आईआरआई की साइट्स होती हैं, और इसके अलावा जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उससे अपने नोट्स कंप्लीट किए। उसके बाद मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए। और इनके अलावा आप और भी चाहें तो किसी ना किसी, जैसे कि आईआरआई टॉपर्स वगैरह हो गए, कोचिंग मॉड्यूल्स हो गए, आपके नोट्स हो गए, इनको भी फॉलो कर सकते हो। ओके। इससे क्या है, जो हमारा जो मेंस का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा जो एमएससी था उसमें मेरा जो कोर एग्रीकल्चर था, वो उन्हीं चीज़ों से, एमएससी एंट्रेंस वाली चीज़ों से तैयार हुआ था। उसके अलावा फिर जो एएफओ होता है उसमें अलग से होता है अपना फिशरीज वाला सेक्शन, और जो फॉरेस्ट्री वाला ये थोड़ा डिटेल में आता है। ओके। और इसके अलावा आप देखें तो जो हमारी एलाइड साइंसेज रहती है एंटोमोलॉजी, उसमें जो एपीकल्चर हुआ, सेरिकल्चर हुआ, लैग कल्चर हुआ, ये भी काफ़ी डिटेल में आती हैं, लेकिन उनको आप बीएससी वाले नोट्स हैं उनसे ही कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे देखें मेरा जो एग्रीकल्चर था, इसके अलावा जो अपनी नॉर्मल ऑथेंटिक बुक्स आती हैं, नेमरस सुंडा हो गई, अरुण कात्यान हो गई, आर के शर्मा हो गई, ओके। ये बुक्स तो मस्ट रहती हैं।
मैं सजेस्ट करूंगा आप नेमराज सुंडा और आर के शर्मा, इन दोनों को तो थॉरोली फॉलो करें। इसके अलावा जैसे वो अरुण कात्यायन हुआ, उसको भी 2-3 बार रीडिंग लगाएं, उससे आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो इस बार आपका क्या मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर का क्या लेवल रहा, या सिंपल था या हार्ड था, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। सर जैसे मैंने बताया ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने जिस हिसाब से अटेम्प्ट किया था मेरे को पेपर उस टाइम पे हार्ड लगा, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं कैसे जानूं इस हाँ चीज़ वो को कि भी हार्ड था प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। फिर मैंने और लोगों से पता किया जो पहले दे चुके हैं, 2-3 साल से पेपर दे रहे हैं, कुछ कोचिंग वगैरह के जो एनालिसिस देखे, वीडियो देखे, ओके उसमें पता लगा कि ये जो पेपर था 5 साल का सबसे हार्ड पेपर था। ओके तो उसमें मेरा स्कोर बन रहा था, मेरा स्कोर आया था मेंस में 37.5, और उसमें कह रहे हैं कि 35 प्लस से ऊपर स्कोर अच्छा था। ओके तो उस टाइम पे मेरे को कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हुआ। मैं इसका जो श्रेय दूंगा, मेरे को जो एमएससी एंट्रेंस में जो तैयारी की थी उसी से हुआ था, क्योंकि मैंने बीएचयू के लिए तैयारी की थी, मैंने बीएचयू सीयूटी के लिए जो एग्जाम होता है वो क्रैक किया। इसके बाद मेरी राजस्थान प्री पीजी में एमएससी एंट्रेंस एग्जाम थे, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि इनसे मेरा बेस क्लियर हो गया था। अब जो मेरी जो एमएससी चल रही है फर्स्ट ईयर, वो एंटोमोलॉजी से चल रही है, जहाँ तक है अब वो मेरे को छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। यस सर। तो इसी के साथ अब हमारे जूनियर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे, और आपकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस आपका क्या रहा, वो आपके ऑडियंस के साथ शेयर कर दें। जैसे सर मैं एमएससी में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ, तो मेरे को शुरू शुरू में एक महीना था मेरे को एडजस्ट होने में लग गया, क्योंकि कभी कभार क्लासेस 8 बजे हैं, आपको 6 बजे तक के जाना पड़ा, और कभी इतना हेक्टिक हो जाता था, 8 बजे जा रहे हो, कभी कभार 4-5 बजे तक आ रहे हो, लगातार वहां रह रहा है। और कभी कभार मतलब शेड्यूल कभी कभार जो इजी भी रहता है कि दिन की 2 या 3 क्लासेस हुई, तो वो थोड़ा इजी रहता था। तो मेरे को जो एक महीने था मेरे को शेड्यूल समझ में आने लगा, लेकिन उसमें जैसे कि मेरे को कॉलेज में तो टाइम मिल नहीं पाता था। जैसे मेरे को अब मैं कॉलेज से हॉस्टल जा रहा हूँ, 5 बजे तक हॉस्टल चले जाता था, उसके अलावा मेरे को 8 बजे खाना मिलता था मैस में, तो 5 से 8 के बीच जैसे मेरे को 2 घंटे मिल रहे हैं, ओके तो उसमें मैं जैसे क्लासेस वगैरह कंप्लीट करता था अपनी। उसके बाद मेरे को रात का टाइम मिल रहा है, तो रात के 3-4 घंटे में वो मैंने निकाल लेता था। जैसे अगर सुबह का टाइम मिल मेरे को, जैसे अगर क्लास 10 बजे तक है, तो मेरे को सुबह जल्दी जग के 2 या 3 घंटे निकाल लिए, क्लास 12 बजे तक है तो और टाइम निकाल लिया। तो मेरे को जितना भी टाइम मिलता था क्लासेस के अलावा, आप उसके लिए सिर्फ अपने वो पढ़ने के लिए देता था मैं। अब यहाँ पे जो कंट्राडिक्शन आ जाता है कि अब अपना एमएससी वाला कैसे लेके चलें, तो मेरे को ये भी कंफ्यूजन रहता था, तो मैं क्या करता था एज ए सेफ साइड के लिए 1 घंटे जो अपने डिपार्टमेंट वाला था, उसकी रीडिंग मान लेता था थोड़ी बहुत, जिससे क्या मेरा डिपार्टमेंट वाला बिल्कुल ही साफ नहीं हो, कि हाँ बिल्कुल ही एंड टाइम में बिल्कुल ही कुछ पढ़ा नहीं हो मैंने, तो 1-2 घंटे डेली का उसकी भी रीडिंग मान लेता था। तो तो थोड़ा बहुत हेल्प तो वो भी देता ही है अपना। वो भी बच्चों के, जैसे मान लो हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो हम्म। जैसे तुम आए हम आए थे, हम्म। हमें भी फेस करना पड़ा हाँ था सर। कि फर्स्ट ईयर तो आपका ऐसा ही निकलता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ। रेगुलर क्लासेस रहती है, और यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस लगती है हम्म। चीजों का। अगर तुम्हें सीखना है तो क्लासेस आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बच्चों के मन में आपके जूनियर्स और आपके साथियों को, या फिर आपके आने वाले जितने भी जूनियर्स है यूजी के, तो उनको भी एक इस एपिसोड से काफी ज्यादा मोटिवेशन जो है मिलेगा। और आई होप आप इनके स्ट्रेटेजी जान चुके हैं, और आप फाइनल आपके जूनियर्स को लास्ट टिप क्या देना चाहेंगे, ताकि वो उसको और बूस्ट अप कर सके उनकी प्रिपरेशन को। सर जैसे कि एमएससी में होता है कि मैं एमएससी की बात करूं तो हार्ड हो जाता है, उस टाइम पे आपको डिटरमाइन रहना पड़ता है। अगर आप डिटरमाइन रहते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फिर ये नहीं सोचना मेरे वहां पे नंबर थोड़े कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, आप यहाँ पे डिटरमाइन वही रहिए, वहां से आप सही क्लियर बात है। कीजिए। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट होते हैं, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी का पॉइंट होता है मॉक टेस्ट देना सर। जैसे कि मैंने प्री की बात करूं तो आप क्वालिटी जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको परचेज किए। मैं कुछ जैसे कि गाइडली हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक तो फिर भी इतना नहीं, जो गाइडली जो होता है टेस्ट सीरीज उसकी होती है गाइडली उसकी। तो मैंने प्री के जो टेस्ट थे मैंने गाइडली से ही दिए थे, सबसे पहले मैंने उसको पीयू के टेस्ट देना स्टार्ट किए, अच्छा, उससे मेरी स्पीड बन गई। तो लेवल हो गया हाँ। होगा और स्पीड बन गई होगी। हाँ। उसके बाद फिर मैंने एएफओ के टेस्ट दिए, और फिर उसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, मैं उसमें उसमें डाउट में रहता था क्या होगा, मार्क्स आ नहीं रहे हैं और कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। तो फिर लेकिन मैं डेली का एक मॉक टेस्ट निकालने लगा, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया मैं डेली का एक मॉक टेस्ट निकाल रहा हूँ, फिर उसको एनालाइज कर रहा हूँ। आप एक मॉक टेस्ट देंगे उसको एनालाइज करेंगे, उसमें ही आपके 4 घंटे जाएंगे, तो आपको मिनिमम जो लास्ट के 3 महीने मिनिमम 4 से 5 घंटे तो फ्री के लिए मिनिमम टू मिनिमम आपको निकालना ही पड़ेगा, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं आपको उतनी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जैसे कि मेंस के लिए बात करें तो अब अभी जो आपका टाइम है एमएससी तक के लिए, अगर आप फोर्थ ईयर में, तो आप जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं इस टाइम पे एग्रीकल्चर उतना डिटेल में पढ़िए। ये जो आप अब जो पढ़ रहे हैं ना इस टाइम पे, उस टाइम पे जो पढ़ी हुई एग्रीकल्चर वही आपके काम आने वाली है, हाँ, सही क्योंकि बात जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फ्रेम के नहीं आते, वो हाँ, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। सही बात है। घुमा अब के क्वेश्चन, हाँ। आईबीपीएस का यही पैटर्न है कि घुमा के हाँ। पूछा जाए, लाइन टू लाइन तो क्वेश्चन लाइन आता टू नहीं लाइन क्वेश्चन आते है नहीं, ना, हम देखें कंफ्यूज ज्यादा करता है वो। मैंने। जैसे कि मैंने वैसे पेपर देखा है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, हम्म। तो मैंने एक बस पेपर देखे हैं, तो उसमें मुझे
अदर एग्जाम के रिलेटेड जो है मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे कई बार क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, तो उसमें पॉइंट का भी फर्क होता है, जैसे कि ऑप्शंस में उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स का हाँ सर। डिफरेंस को देखने को मिलता है, तो उसमें ज्यादा वेरिएशंस यस आपको सर। देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी अच्छे से तैयारी होगी हम्म। तभी आप जो है उसको आंसर को लगा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे, फिर आपका नेगेटिव जाएगा, है ना। यस यही सर। है। और बाकी का एक और चीज बच्चों के मन में, जैसे कि कोई आपके साथी है, वो एमएससी एंट्रेंस अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आपके साथी जेआरएफ ओरिएंटेड है या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम से ओरिएंटेड है, तो वो मान लो उनका क्रैक हो गया एग्जाम, ठीक है, और आपका नहीं हुआ, आप उस फेज में चल रहे हो, है ना, आपके प्रिपरेशन के, तो बच्चों के मन में डाउट आता है, यार उसका तो क्लियर हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो आपको उस सिचुएशन को कैसे आपने फेस किया, क्योंकि आपने वो फेस किया होगा, क्योंकि कोई भी आप अगर एग्जाम देख लो, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके मन में ये सेल्फ डाउट आता है एक ना एक बार कि यार हमारा साथी लग चुका है और हमारा क्या होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आपकी तैयारी को करते रहें। आप एक ना एक दिन जो है, अगर आप अच्छे से आपका सफर में और अच्छा मोटिवेशन पाके जो है आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होगे। भले ही आज नहीं, कल नहीं, पर वो एक दिन आएगा जिस दिन आप आपकी जो मंजिल है उसको पा लोगे। मेरा तो यही रिव्यू है, क्योंकि जितना भी मैं चीजों को देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का बहुत ज्यादा माहौल है, तो आप एक कंपटीशन में उतरते हो जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे चीजें क्या है, तो आपको यहाँ पे इस कैंपस में आके क्या सीखने को मिला, क्योंकि आप अब छोड़ के जा रहे हो, तो आपको एक इस कैंपस में क्या आपको राजस्थान या फिर अदर यूनिवर्सिटीज के अलावा यहाँ क्या बेस्ट लगा, वो आप एक बार बच्चों को बता दीजिए। सबसे अच्छे बेस्ट जो मेरे को लगे, मैं आया था यहाँ, सबसे पहले मैं अपनी वो बताऊं, जर्नी की थी मैंने, मैं यहाँ पे आया था, मेरा कोई जानकार नहीं। अब मेरे को, मेरे साथ नरेश था जो हम पहले से मिल चुके थे। फिर मेरे से आपसे कांटेक्ट बना यूट्यूब चैनल के थ्रू। फिर नरेश ने भी बताया कि उनके थ्रू रखते हैं, तो आपको मैं तो सबसे पहले हेल्पफुल रहता हूँ, इतने अच्छे सीनियर मिला आपको, 2 या 3 दिन हम वहाँ पे आपने रुकवाया अपने रूम पे, वो भी बहुत बड़ी बात होती है किसी अनजान को रूम पे रुकवाना। देखो जूनियर है तो और तो हमारा मैंने ये देखा ही जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन काफी अच्छा है, खासतौर से हमारे जो हम देखें स्टेट वाइज भी बन जाते हैं, वैसे भी जो सीनियर्स होते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा कंपटीशन का इतना अच्छा माहौल है, और कंपटीशन ऐसा नहीं है कि गंदा माहौल हो, कंपटीशन का अच्छा माहौल है। जो आपके साथ वाले होते हैं, आपके बैचमेट होते हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मेरे जो साथ वाले थे वो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, ये कभी कभार जो मेहनत के साथ साथ इनमें लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। मेरे साथ वाले प्री में रहे थे आधे आधे एक एक मार्क्स से, एक दो मार्क्स से रहा था। उनकी तैयारी इतनी अच्छी थी, अगर वो मेंस तक जाते, उनका प्री क्लियर होता, तो उनमें मेरे साथ वो भी एफओ बन चुके होते। बस ये है कि आ, उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की, उनके साथ अगर मेहनत कर रहे हो, उनको देखते हो कि यार ये मेहनत कर रहा है, तो अपना मन भी करता है कि यार मैं भी मेहनत करूं। सभी साथ में ग्रो करते हैं, बहुत हेल्पफुल तो रहता है ये। अगर आप सबको साथ में लेके चलोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला 2 गुना जो है बूस्टअप आपको देगा, है ना। पर आप जो है ऐसे कम्पिटिटिव भावना से आप नहीं चले आप, ठीक है। तो अब आप जो है लास्ट में बच्चों को बता दीजिए कि आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे और आप इंटरव्यू में कैसे आपने सिचुएशन को फेस किया, फिर उसके बाद हम स्टॉप करते हैं। सर इंटरव्यू देखें तो मेरा एवरेज ही गया था, इतना मतलब बुरा भी नहीं किया, अच्छा भी नहीं किया। मेरे मार्क्स थे 14.5, तो मतलब अब एवरेज मार्क्स बोल सकते हैं ना। मेरा मेंस में स्कोर भी अच्छा था, फिर इंटरव्यू तो एवरेज ही मान सकते हैं आप, 14-15 एवरेज मार्क्स रहता है। सर जो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, वो इंट्रोडक्शन एज ए मैटर नहीं कि आप पूरा इंट्रोडक्शन दो अपना, इतना टाइम नहीं रहता उनके पास। तो उन्होंने पूछा, अंकित आपके फादर्स क्या करते हैं, आप कहाँ से हो, आपके मतलब फैमिली में वो लैंड वगैरह है, आप खेती वगैरह करते हो नहीं करते हो। तो ये कॉमन क्वेश्चन पहले रहते हैं। फिर मैंने जैसे बताया उनको कि मैं सर भरतपुर से हूँ, तो वो आगे से पूछते हैं कि अंकित तुम भरतपुर से हो, कि फिर वहां तो वो भी है ना एक इंस्टीट्यूट है मस्टर्ड से रिलेटेड। मैंने हाँ सर बताया, जो डीआरएम था वो आईआरएम से चेंज हो गया है। फिर वो पूछते हैं करता क्या, क्या काम है इसका, फिर मैंने उसके बारे में बताया उनको। तो फिर एक क्वेश्चन बिल्कुल ही चेंज, जो दूसरे वाले जो मेंबर थे उन्होंने पूछा कि अंकित ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, फिर उसके बारे में मैंने बताया। फिर एक और क्वेश्चन जो थे उसके उनके बगल वाले पैनल वाले, वो मेंबर पूछते हैं कि अंकित फ्रूट और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उन्हें, जो कुकिंग बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करते हैं कि सर आप फ्रूट को, जो वेजिटेबल होती है अपन उसको कुक करके खाते हैं, और जो फ्रूट रहता है उसे अपन डायरेक्ट रॉ कंज्यूम करते हैं। तो उसी से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, तो यार मैं ब्रोकली को वो खा जाता हूँ, मैं कच्चा खा जाता हूँ। फिर और फिर वो दूसरे पैनल मेंबर वाले मतलब इससे फ्रेंडली थे, वो डायरेक्ट वो दूसरे जो मेंबर थे वो कहते हैं अरे ब्रोकली सैलेड है ना सर, ब्रोकली सैलेड है। अच्छा अच्छा, वो तो चलो ठीक है। फिर दूसरे मेंबर पूछते हैं अच्छा फिर टमाटर क्या हुआ, मगर सर टमाटर देखें तो बोटनिकली तो फ्रूट है, लेकिन हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेजिटेबल होगा। तो वो वाला फ्रूट वेजिटेबल वाला डिस्कशन उन्होंने वहीं स्टॉप किया। फिर उसके बाद वो पूछते हैं अंकित तुम्हारे यहाँ खेती क्या क्या होती है। फिर मैंने उनको बताया भरतपुर में क्या क्या है, उसके अलावा मैंने थोड़ा जो अलग से बोलते हैं कि हमारे यहाँ सर
पान कल्टीवेशन होता है, उसके अलावा जो पिकल इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये भी काफी अच्छी है। उसके अलावा वो पूछते हैं फिर कि अंकित चलो तुम बता रहे हो, तुम बताओ कि अब ये 2 क्रॉप देता हूँ मैं तुम्हें, मस्टर्ड और बाजरा, इनमें पॉलिनेशन टाइप बताओ। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया अच्छा, और मैंने वो पॉलिनेशन टाइप गलत बता दिया उनको। बाजरा तो वो क्रॉस हाँ, पॉलिनेशन है। बाजरा का मैंने बता दिया सर, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को आंसर देने का ये बोला ना, मैंने याद नहीं आ रहा, मैं तुरंत याद आ गया, अरे यार क्लस्टोगेमी होती है, मैं बोलना चाहिए था मेरे को अच्छा, ये चीज, अच्छा है ना। स्पेसिफिक मैकेनिज्म पूछा था। हाँ, अच्छा, मैकेनिज्म नहीं पूछा उन्होंने मेरे से, पूछा अच्छा, कि पॉलिनेशन टाइप क्या होता है, लेकिन मैं अच्छा, भूल गया। हाँ, और भाई आज चीज इतना कर, उसके हाँ टाइम पे वो प्रेशर उस में होते हो आप प्रेशर में याद नहीं आती है, कि सही बात। आंसर देने के बाद याद आ रही है कि अब आंसर के बाद बोलूंगा मैं, तब तो अच्छा, गया अच्छा, मेरा हाँ, काम हो गया फिर। वही, तो मैं छोड़ा, कोई नहीं, चलो एक क्वेश्चन गया। फिर उसके हाँ, अलावा दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा हाँ, कि अंकित इस टाइम पे एक और इंडस्ट्री चल रही है तुम्हारे एपियरी, एपीकल्चर, हाँ, इतनी बूम क्यों हो रही है, और स्टेट वो और जो राज्य हैं और जो जिले हैं उनके कंपेयर में ज्यादा बूम यहाँ हो रही है। तो मैंने बोला कि सर जो हमारे यहाँ जो मेन क्रॉप होती है वो मस्टर्ड मस्टर्ड, होती है। सही बात। तो सर जो फिर उसके बारे में मैंने बता दिया कि मस्टर्ड के साथ साथ वो अपने साथ वो इंसेक्ट बॉक्स वगैरह भी रख लेते हैं। सही बात। इसके अलावा एडवांस इनकम मिल जाती है इनको, यील्ड में इंक्रीमेंट होता है, काफी ज्यादा पॉलिनेशन वो मस्ट वो इंटीग्रेटेड हैंडल करती फार्मिंग है। टाइप पूरा हाँ, तो चलता ये है। बता दिया, इससे भी काफी उन्हें वो अच्छा लगा उनको। फिर उसके बाद जो एक और मेंबर थे वो मेरे से पूछते हैं कि अंकित जो साइबर क्राइम है उससे रिलेटेड डाटा है। मैं कि सर डाटा तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं। फिर वो पूछते हैं कि ठीक है अंकित ये बताओ, मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, लेकिन इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है वो किस स्टेट में हो रहा है। मेरे को ये डाटा बिल्कुल मालूम नहीं था। मैंने बोल दिया सर मेरे को ये डाटा बिल्कुल मालूम नहीं है कहाँ से वो है, लेकिन मैं रिसेंट टाइम का बता सकता हूँ। रिसेंट टाइम पे जो अपने भरतपुर और वो अलवर वाला इलाका है, और जो तो यूपी के ये आसपास जो वाले, है हाँ, मेवात इलाका है, अलवर और भरतपुर और ये सवाई माधोपुर, मैंने इनका नाम लिया कि अच्छा अच्छा। उनकी फिर भी स्टेट बताओ, मैं कि सर गैस करो, मैं कि सर वेस्ट बंगाल, मेरे को एक टाइम पे पढ़ा था वेस्ट बंगाल। अब फिर उन्होंने बताया वेस्ट बंगाल नहीं है, उनके और गैस करो, मैंने बताया बिहार। तो मैं कहली, नहीं 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 उसके पास और है, पहले बिहार में ही था वो। अच्छा, मैंने कहा, सर बोले झारखंड। ओके सर, मेरे को नहीं आइडिया था सर इस हाँ, चीज का, सॉरी। लेकिन फिर बताते हैं अब इस टाइम पे कौन सा है? फिर मैंने दोबारा बोला सर अलवर भरतपुर। अच्छा, कि हाँ जो पहले था ये पहले झारखंड था, इस टाइम पे जो मेवात इलाका है। ओके, मैंने मेवात इलाका नाम नहीं लिया, लेकिन अब वो दूसरे पैनल बोले हाँ मेवात में ही आ जाता है वो, अलवर भरतपुर ये मेवात इलाके ही है कि अच्छा, गुड गुड। अब फिर तो एक मैम पूछते हैं मेरे से लास्ट क्वेश्चन। एक ही मैम थी, पैनल में 6 मेंबर थे और एक मैम थी। वो मैम पूछते हैं बेटा ये SDG 13 क्या होता है? मेरे को लगा क्या है, मेरे को लगा, खुद भी लगा मेरे को क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी होगी। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि एनवायरमेंट रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है जो जो क्लाइमेट रिलेटेड चीज चल रही है हाँ, उनसे रिलेटेड बुक से हाँ, होती है। अब इस टाइम पे मेरे को यहाँ पे वो हो गया, मेरे को थोड़ा डर लगा। क्या हुआ था, वो बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी बात लगभग आधी से कंप्लीट की थी, तो दूसरे सर ने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। फिर वो दोबारा मैम अपनी बात कंप्लीट करने लगी तो उन्होंने क्वेश्चन रोक दिया। फिर मैं उनकी बात, मैम की बात तो सुनने वो लगा। आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे थे। एक तरह से हाँ, मतलब मैंने मैम की बात सुनने लगा, मैम की बात कंप्लीट की। अब अच्छा, मैंने लगा कि सर क्वेश्चन पूछें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछने वाले थे, वो बोले थे कुछ। फिर मैं सर की तरफ मुड़ा, फिर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया ठीक है अंकित आपका इंटरव्यू हो गया, थैंक यू। तो मेरे को अच्छा, डर लग गया ये क्या हुआ यार, अच्छा, कुछ गलत नहीं करते हैं, गलत इंप्रेशन नहीं गया उस टाइम में, मेरे सही को बात डर है, लग रहा डर था लगता है। काफी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने आपके आने वाले एक्सपीरियंस को गाइड किया। और आप इसी तरह अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। हम आपको कुछ ही दिनों में सारी क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर तो मेरे सब्सक्राइब कर चैनल देना। को और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये भी वहाँ पे IBPS AFO और बैंक से रिलेटेड जितनी भी इनके पास नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक